Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the summary of class 9th economics chapter number 4. So first of all, we will go through all the sections one by one and then we will discuss this summary that is given in your book. So let's start from the beginning. So हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था जिसमें हमने जाना कि फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, कि भाई फूड सिक्योरिटी मतलब ये है कि जो खाना है वो सबको अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल भी हो, सभी के लिए हो और सभी टाइम पे हो. सो फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड एट ऑल पीपल, टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स. तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन. उसके बाद हमने फूड सिक्योरिटी की बात की थी कि भाई ये है क्या. तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन के, उनको हमने डिस्कस किया था कि भाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, कि खाना जो है देश में होना चाहिए, कंट्री के अंदर खाना प्रोड्यूस होना चाहिए और जो गवर्नमेंट है वो उसका पूरा स्टॉक बना के रखे, जो फूड इंपोर्ट हो रहे हैं उनको सही से स्टोर करके रखे. तो ये सारी चीजें हमने अवेलेबिलिटी में देखी. एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन के लिमिट में हो, हर एक पर्सन जो है उसको एक्सेस कर पाए, वहां पे जाके खरीद सके. ऐसा ना हो कि भाई बहुत दूर है, ठीक है, तो पर्सन जो है वो खाने को इजीली एक्सेस कर पाए, उसकी पहुंच में हो. अफोर्डेबिलिटी मतलब कि उसकी कीमत इतनी हो कि हर एक पर्सन उसको खरीद पाए. तो कीमत जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े और जो अच्छा खाना है, न्यूट्रिशियस खाना है, वो लोग सही से खरीद पाए, इतनी उतनी इसकी कीमत हो कि सारे लोग अफोर्ड कर पाए. तो ये हो गया अफोर्डेबिलिटी. तो अगर हम कहते हैं कि किसी देश में फूड सिक्योरिटी है, इसका मतलब वहां पे फूड अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है और अवेलेबल है. उसके बाद हमने बात की थी वाई फूड सिक्योरिटी की, कि भाई जो फूड सिक्योरिटी है वो क्यों जरूरी है, क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, पर क्यों जरूरी है. तो फूड सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है ताकि जो, जैसा हमारा 1943 में बंगाल फैमिन आया था, वैसा कोई फैमिन ना आए. फूड सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है ताकि हमारे देश में कोई भी लोग जो है भूखे ना मरे. मान लो कि किसी साल सूखा पड़ गया, फसल अच्छी नहीं हुई, तो उस वक्त क्या होगा, हमारे देश के लोगों के पास खाने की कमी हो जाएगी. तो इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, इस तरीके की सिचुएशन से लड़ने के लिए, कि भाई मान लो किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई, उसके बावजूद भी हमारे पास इतना खाना है कि हमारे लोगों को हम खिला सके, इसलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो जरूरी है. मान लो कहीं किसी जगह पे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोई आपदा आ गई, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, तो उससे लड़ने के लिए भी फूड सिक्योरिटी जरूरी है. जितने भी लोग उस आपदा से परेशान हैं उन लोगों को हम फूड प्रोवाइड करा सके, वो भूखे ना मरे, इसलिए फूड सिक्योरिटी जरूरी है. इसी वाले सेक्शन में हमने बंगाल फैमिन की बात की थी कि किस तरीके से बंगाल फैमिन के टाइम पे कितने सारे लोगों की डेथ हुई थी फूड इनसिक्योरिटी की वजह से. तो उसके बाद से ही हमारा जो फोकस है फूड सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा बढ़ गया. उसके बाद हमने सेक्शन देखा था हु आर फूड इनसिक्योर, कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कि सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर हैं. तो इसमें हमने देखा कि भाई ऐसे लोग जो कि उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जो कि बहुत ज्यादा कम पेमेंट करती हैं, ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं जो लोग जहां पे बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, तो वैसे लोग बहुत ज्यादा प्रोन है फूड इनसिक्योर होने के. जैसे कि ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, या फिर बहुत छोटी सी जमीन है, या बिल्कुल ही जमीन नहीं है. इसके अलावा जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस होते हैं, जो हस्त कलाकार होते हैं, मतलब जो हाथ से कुछ बनाते हैं, उन्हें आर्टिशंस कहते हैं. तो ऐसे लोग जो है वो भी खतरे में हैं, क्योंकि अब ट्रेडिशनल आर्टिशंस की चीजों को बहुत लोग नहीं खरीदते, उनकी जो चीजें हैं वो अब डिमांड में नहीं है. क्योंकि जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस कुछ भी बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और फिर उनका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होता है मशीनों के मुकाबले. जो चीज बनी है उसके उससे अगर हम कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल आर्टिशंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि उनमें लेबर बहुत ज्यादा होता है. तो अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जो मशीनें वाली चीजें आ रही हैं उनकी वजह से ट्रेडिशनल आर्टिशंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड घटती जा रही है, और इसी वजह से जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है. तो ये लोग भी अब खतरे में हैं फूड इनसिक्योर होने के. इसके अलावा जो पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, मतलब कि किसी ने अपनी छोटी सी कोई दुकान खोल ली, कोई छोटा छोटा कोई अपना काम कर रहा है, खुद से कोई काम कर रहा है, तो ऐसे लोग. इसके साथ साथ जो डेस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स रहते हैं, मतलब जो लोग बेसहारा हैं, बेघर हैं, या जो भीख मांगते हैं, ऐसे लोग भी फूड इनसिक्योरिटी से प्रोन है. मतलब उनके ऊपर खतरा है कि वो फूड इनसिक्योर रहेंगे, मतलब उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिलेगा. तो इन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है. उसके बाद हमने स्टोरी ऑफ रामू पढ़ी थी, जिसमें कि हमने रूरल एरिया का सिनेरियो समझने की कोशिश की कि किस तरीके से रामू जो है वो एक कैजुअल लेबर होते हैं और वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, मतलब कि जो दूसरे लोगों की जमीनें हैं उनमें वो जाके खेती का काम करते हैं. उसके अलावा रामू का एक छोटा बेटा भी होता है जो कि
वो भी काम कर रहा होता है। इसके अलावा रामू की जो वाइफ हैं वो भी काम करती हैं। तो हमें पता चलता है कि भाई इनके घर में जैसे तैसे रामू, सोमू और जो रामू की वाइफ हैं वो कमा रहे हैं। और इस सब के बावजूद भी, इन तीनों के कमाने के बावजूद भी, साल में कुछ ऐसा समय रहता है जब इन लोगों के पास खाने की दिक्कत होती है। मतलब जब इन लोगों को काम मिलता है, मतलब जब एग्रीकल्चर में काम होता है, जब पीक टाइम होता है, तब तो ये लोग अपना जैसे तैसे खाना खा लेते हैं। बट जब एग्रीकल्चर में ऐसा सीजन होता है जब बहुत ज्यादा काम नहीं होता, जैसे कि सोइंग करने के बाद का जो पीरियड है, बीज उगा दिया बट उसके बाद का जो पीरियड है उस टाइम इतना काम नहीं होता। इसी तरीके से जब फसल पक रही होती है, पक के तैयार हो रही होती है, तो वो वाला पूरा टाइम वो होता है जिसमें इतना ज्यादा काम नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पे साल के उन महीनों में रामू और उनकी फैमिली जो है वो भूखी रहती है। बहुत ऐसा टाइम होता है उनके लिए कि जिस टाइम वो खाने के लिए बहुत दिक्कत में होते हैं। उसके बाद हमने स्टोरी पढ़ी थी अहमद की, जिसमें हमने देखा कि अहमद जो है वो बेंगलोर में रिक्शा पुलर है और वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और वो सोल अर्नर है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अहमद ही अपने घर में कमाते हैं। अब वो रिक्शा चलाते हैं तो उससे इतनी ज्यादा उनकी इनकम नहीं हो पाती है कि जिससे उनका घर सही से चल पाए। बट उनके पास येलो कार्ड है, पीडीएस का येलो कार्ड है, जिसकी मदद से उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर खाना मिल जाता है और वो अपने परिवार का पेट भरने में सक्षम रहते हैं। तो हमने ये स्टोरी पढ़ी थी और जिसमें हमें पीडीएस सिस्टम का रोल थोड़ा सा समझ आया था। सो अभी हमारा हु आर फूड इनसिक्योर वाला ही सेक्शन चल रहा है। इसमें हमने फिर देखा था कि भाई हमारे कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। जैसे हमने कुछ स्टेट्स के नाम पढ़े थे, जैसे कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा हमें फूड इनसिक्योर लोग देखने मिलते हैं। इसके अलावा ग्रुप्स की अगर हम बात करें, सोशल ग्रुप्स की बात करें, तो एससी, एसटीज और कुछ जो ओबीसीज हैं वो भी बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योर रहते हैं। एससी, एसटीज और ओबीसीज के जो कुछ तबके हैं वो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से इनकी बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती और सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि इनको दबा के रखा जा रहा है। इस वजह से ये लोग उभर नहीं पा रहे और इनके जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं वो सही से पूरे नहीं हो पा रहे। तो अगर हम सोशल टर्म्स में देखें तो एससी, एसटीज एंड ओबीसीज ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योर हैं। इसके अलावा विमेन जो हैं वो भी एक हमारी सोसाइटी का ऐसा तबका है जो कि फूड इनसिक्योर रहते हैं या फिर माल न्यूट्रिशन से वो गुजरती हैं। और क्योंकि विमेन माल न्यूट्रिशन से गुजर रही हैं तो जो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो आने वाला बच्चा है वो भी फिर माल न्यूट्रिशन का शिकार रहता है। तो इससे क्या हो गया, छोटे बच्चे हो गए, विमेन हो गए, ये बहुत ज्यादा खतरे में है फूड इनसिक्योर के। तो बाकी स्टेट्स की हमने बात कर ली। उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे करके इंडिया जो है अब वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ एम कर रहा है। और इंडिपेंडेंस के बाद हमारे सबसे बड़े एम्स में से एक एम ये रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने फूड के मामले में, कि हम अपने देश में खुद इतना फूड उगा सकें कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन सबको खाना मिल सके। तो ये जो सेल्फ सफिशिएंसी का हमारा सपना था या गोल था वो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हम पूरा कर पाए। मतलब कि जब हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कि हमने हमारे एग्रीकल्चर मतलब खेती करने के तरीकों को थोड़ा बदला, हमने नए तरीके अपनाए खेती करने के। जैसे कि पहले हम नॉर्मल सीड्स का इस्तेमाल करते थे खेती में, बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है और ज्यादा खेती हो रही है और ज्यादा मतलब प्रोडक्शन हो रही है। पहले एक पौधे से कम बीज निकलते थे, कम अनाज आता था, अब एक पौधे से HYV सीड्स की वजह से बहुत ज्यादा ग्रेन्स उग रहे हैं। तो HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया कि भाई पहले जो है फसल को कीड़े वगैरह खा जाते थे, अब पेस्टिसाइड की वजह से फसल बच पा रही है, कीड़े जो है वो फसल को नहीं खराब कर पा रहे। उसके बाद फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर से क्या हुआ, जमीन की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ी, उससे फसल और ज्यादा अच्छी हुई। और हमने नई नई टेक्निक्स, मशीनें जो है, ट्रैक्टर वगैरह वो सारे इस्तेमाल किए और इन सभी नए तरीकों की वजह से क्या हुआ, हमारे देश में जो ग्रेन्स की प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। और जब ये एक साथ ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ी, इसी को हमने क्या कहा, ग्रीन रेवोल्यूशन, कि हमारे देश में अब फूड ग्रेन बहुत ज्यादा होने लगा। एक तरीके से रेवोल्यूशन आ गया। पहले तो हम इतना भी फूड नहीं उगा पा रहे थे कि अपने लोगों का पेट भर सके, और अब अचानक से इतना प्रोडक्शन होने लगा कि अब हमारे पास पेट भरने के लायक भी है और एक्स्ट्रा भी है। तो इसीलिए इस पूरे फिनोमेना को हमने क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का जो असर है वो कुछ स्टेट्स पे हुआ, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, जो वेस्टर्न
उत्तर प्रदेश है। तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन का असर बहुत ज्यादा देखने मिला, मतलब कि इन पार्ट्स को ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा फायदा देखने मिला। वहां के जो किसान हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प हो पाई उनकी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। उसके बाद हमने बात की कि भाई कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा अनाज उगा रहे हैं। तो अगर हम हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ की देखें बात करें तो उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ऐसे हैं जहां पे कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। मतलब कि ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें एक साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने मिला है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में। सो अगर हम अलग अलग करके देखें कि वीट के प्रोडक्शन में कौन सी स्टेट्स आगे हैं और राइस के प्रोडक्शन में कौन सी स्टेट्स आगे हैं, तो उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश जो है ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जो कि वीट के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा आगे हैं। तो अगर हम नंबर 1 की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे आगे है वीट की प्रोडक्शन में, कि हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जो कि नंबर 1 आता है राइस के मामले में। वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा राइस की प्रोडक्शन करता है, और राइस की प्रोडक्शन में यूपी जो है वो सेकंड नंबर पे है। तो यूपी वीट के मामले में फर्स्ट नंबर पे है और राइस के मामले में सेकंड नंबर पे है। अब वो स्टेट्स जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आ पाया है वो ऐसे स्टेट्स हैं जो कि आज भी कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, और जहां के जो फार्मर्स हैं वो आज भी थोड़ी बुरी हालत में है। जो ये स्टेट्स है जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपना असर दिखाया या फिर जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली आया, वहां के फार्मर्स थोड़े वेल ऑफ हो गए, उनकी इनकम बढ़ गई, उनकी जो हालत है वो सुधर गई। बट जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आ पाया, जहां पे इरिगेशन सिस्टम सही से डेवलप नहीं हो पाया, जहां पे ये जो HYV सीड्स हैं और ये जो सारी मशीनरीज हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें जहां पे नहीं सही से इस्तेमाल में आ पाई, वो स्टेट्स, वो जगहें आज भी बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं। वो जो फार्मर्स हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा इनकम नहीं कमा पा रहे हैं। तो उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि वो अब फूड इनसिक्योर कहीं ना कहीं हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट सेक्शन में जैसे हमने देख लिया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे देश में जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ा। तो लगभग पिछले 30 सालों में हम कह सकते हैं कि अब हमारा देश जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है। हमारे देश में अब इतना अनाज उगता है कि हम अपने देश में जो लोग हैं उनका पेट भर सकें। अपने लिए हम सफिशिएंट फूड ग्रेन उगा रहे हैं। अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई ऐसा साल आ जाता है जिस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छी फसल नहीं होती है, ड्रॉट आ गया या फिर कहीं पे बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गई, तो ऐसे टाइम में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर क्लैमिटी आ गई है ना, तो उसमें भी हमारे पास इतना अनाज है कि हम अपने लोगों की मदद कर सकें, उनका पेट भर सकें। हमने ये ग्राफ देखा था कि किस तरीके से 1960-61 से लेके 2019-20 तक जो ग्रोथ है वो कैसी रही है। भाई पहले सिर्फ और सिर्फ 80 मिलियन टन हमारे पास अनाज था, बट बढ़ते बढ़ते देखो कैसा हो गया है, 297 मिलियन टन अब हमारे पास अनाज है। तो ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ जो है हमें देखने मिली। अब ये जो ग्रोथ है ये कैसे आई, ये अकेले ग्रीन रेवोल्यूशन से नहीं आई। मतलब कि हम अगर कह रहे हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने हैं या फिर हमारे देश में अब फूड सिक्योरिटी आ गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा देश अब फूड सिक्योर हो गया है, तो वो कैसे हुआ? तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि गवर्नमेंट ने कुछ और भी ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हम अपने लोगों को फूड सिक्योर बना पाए। तो एक सिस्टम गवर्नमेंट ने तैयार किया जिसके दो कंपोनेंट हैं, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फूड सिक्योर बना पाए और लोगों तक खाना पहुंचा पाए। तो बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक का मतलब क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ना एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसने एक तरीके से कंपनी बनाई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से। तो ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसका क्या काम है, ये फार्मर्स से अनाज खरीदती है और उसको स्टॉक करके रखती है, ग्रेनरीज वगैरह में उसको स्टॉक करती है, स्टोर करके रखती है। तो ये जो स्टोर किया हुआ सामान है, ये जो स्टॉक बनाया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, फार्मर्स से उसने अनाज खरीदा और स्टॉक बनाया, तो इस स्टॉक को ही हम क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। ठीक है। अब जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे फार्मर्स से सामान खरीदती है, तो उस पर्टिकुलर प्राइस को हम क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये कैसा प्राइस है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाता है फार्मर्स को कि अगर आप गेहूं उगाओगे इस साल या अगर आप राइस उगाओगे तो हम आपको इतने रुपए पर क्विंटल या पर केजी के हिसाब से हम आपको देंगे।
तो मिनिमम इतना तो हम देंगे। तो इस तरीके से ये जो प्राइस है वो फिक्स किया जाता है। तो जो एमएसपी है वो लोगों को, जो फार्मर्स है उनको ये एक तरीके से इंश्योर करता है, ये अश्योरेंस देता है कि हमारा जो प्राइस है इससे कम नहीं जाएगा। मतलब कि अगर हम फसल बेचेंगे तो कम से कम इतना दाम तो हमें मिल जाएगा। तो ये अश्योरेंस फार्मर्स को मिलती है। और इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के वजह से गवर्नमेंट फार्मर्स को एनकरेज भी कर पाती है कि वो गेहूं और चावल जैसी फसल जो है उगाएं। सो अब ये बफर स्टॉक क्यों क्रिएट किया जाता है? तो ये इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जो फूड ग्रेन है उसे हम हमारे लोगों में बांट सके किसी भी एडवर्स टाइम पे, या फिर हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे बहुत ज्यादा फूड ग्रेन नहीं उगता है, जहां पे फूड ग्रेन की कमी रहती है। तो उन डेफिसिट वाले इलाकों में, ऐसे इलाके जहां पे कमी है फूड ग्रेन की, वहां तक हम ये फूड ग्रेन उगा सकें। तो हमने ऐसी जगहों से, ऐसे फार्मर्स से फूड ग्रेन खरीदा जिनके पास एक्स्ट्रा था और स्टॉक बनाया, और उस स्टॉक जो हमने बनाया उससे हमने ऐसे लोगों तक अनाज पहुंचाया जिनके पास अभी कमी है, जिनके पास अभी खाना नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा जो पुअर स्ट्रेटा है, जो गरीब लोग हैं, उन तक फूड पहुंचाने के लिए ये एफसीआई ने ये स्टॉक बनाया है। अब जिस प्राइस पे लोगों तक ये सामान पहुंचाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इशू प्राइस। तो देखो, एफसीआई ने फार्मर्स से जिस प्राइस पे खरीदा, तो ये प्राइस क्या कहलाएगा? ये है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एफसीआई ने फार्मर्स से खरीदा है और जिस प्राइस पे खरीदा है वो है एमएसपी। अब एफसीआई अपने स्टॉक्स के थ्रू जब लोगों को बेचेगी, जब गरीब लोगों तक सामान पहुंचाएगी, तो जिस प्राइस पे पहुंचाएगी उसको हम कहते हैं इशू प्राइस। और ये जो इशू प्राइस है ये नॉर्मली मार्केट प्राइस से कम रहता है, उससे सस्ता रहता है, ताकि गरीब लोग जो है वो आसानी से अनाज को खरीद सके। तो यहीं से हमारी बात शुरू होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। अब ये जो एफसीआई ने स्टॉक बनाया और जो लोगों तक पहुंचा रही है वो, तो जिस पूरे सिस्टम के थ्रू एफसीआई लोगों तक पहुंचा रही है, गरीब लोगों तक फूड ग्रेन पहुंचा रही है, उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि एफसीआई लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि जो भी अनाज एफसीआई ने प्रोक्योर किया है और स्टॉक वगैरह बना के रखा है, उसको पुअर सेक्शन तक पहुंचाया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है कि जगह जगह पे हमने पूरे देश भर में अलग अलग राशन शॉप्स जो हैं वो खोली हुई हैं। तो लगभग हर एक लोकेलिटी में, हर एक सिटी, हर एक टाउन में ये राशन शॉप्स खुली हुई हैं। और इन राशन शॉप्स पे क्या होता है कि सस्ते दामों पर लोगों को ये अनाज प्रोवाइड किया जाता है। इन राशन शॉप्स को हम फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि इन शॉप्स पे फेयर प्राइस में सामान मिलता है, मतलब कि सही दाम पे सामान मिलता है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, इतना प्राइस होता है कि आराम से गरीब लोग जो है वो इसको अफोर्ड कर सकें। तो ये फेयर प्राइस शॉप्स का काम क्या हो गया कि ये फूड ग्रेन को स्टॉक करके रखते हैं अपने पास, मतलब कि जो मेन स्टॉक बनाया है एफसीआई ने, वहां से एफसीआई का जो स्टॉक है, जो बफर स्टॉक बनाया हुआ है, वहां से फेयर प्राइस शॉप्स के पास आता है सामान। तो ये फेयर प्राइस शॉप जो है उसको स्टॉक करके रखती हैं और फिर यहाँ से वो कंज्यूमर्स को, या जो गरीब लोग हैं, पुअर सेक्शन है, उसको ये सामान बेचती हैं। अब यहाँ पे सामान क्या क्या मिलता है? यहाँ पे शुगर, कैरोसिन और जो फूड ग्रेन है, गेहूं, चावल, ये सारी चीजें मिलती हैं। अब यहाँ पे सामान मिलेगा कैसे? कि हर एक परिवार जो है उसके पास अपना एक राशन कार्ड होगा और उस राशन कार्ड को दिखा के जो फैमिली है वो अपना अनाज ले सकती है। अब राशन कार्ड जो है वो 3 तरीके के होते हैं। एक है अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ऐसे लोग जो गरीब हैं बट उनकी उससे भी बुरी हालत है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बट बिलो पॉवर्टी लाइन में भी उनकी सबसे ज्यादा बुरी हालत है, तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए अंत्योदय कार्ड है। उसके बाद बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, मतलब कि जो वैसे बिलो पॉवर्टी हैं बट अंत्योदय वाले लोगों से ऊपर हैं, जैसे ये हो गई बिलो पॉवर्टी लाइन। अब वैसे तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, बट इस बिलो पॉवर्टी लाइन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि और बुरी कंडीशन में है। तो ये वाली लाइन के लिए क्या हो गया? अंत्योदय कार्ड। और इस वाले गैप के लिए अंत्योदय से ऊपर और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले से नीचे के लिए क्या हो गया? बीपीएल कार्ड। और जितने भी लोग अब पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं उनके लिए हो गया एपीएल कार्ड। अब इन सबके लिए जो लिमिट है और प्राइस है वो अलग अलग होते हैं। जो अंत्योदय कार्ड वाले लोग हैं उनको थोड़ा और ज्यादा सस्ते दामों पर सामान मिलता है और उनके लिए जो क्वांटिटी होती है और ज्यादा होती है। जो बीपीएल कार्ड है उनको अंत्योदय वाले से थोड़ा सा महंगा सामान मिलेगा और जो एपीएल वाले हैं उनको बीपीएल से भी और थोड़ा महंगा सामान मिलेगा। ओवरऑल इनका प्राइस जो है मार्केट से नीचे रहता है। अगर हम इन तीनों को वैसे कंपेयर करें तो जो अंत्योदय कार्ड वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा सस्ते दामों पर सामान मिलता है।
बीपीएल वालों को थोड़ा सा अंत्योदय के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा, और एपीएल को बीपीएल से और थोड़ा महंगा, क्योंकि वो अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, मतलब वो ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं इन चीजों को, तो उनके लिए प्राइस थोड़ा सा हाई रखा है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो राशनिंग है, मतलब ये जो सामान को सस्ते दामों पर देने का सिस्टम है और लोगों को इस तरीके से फूड ग्रेन प्रोवाइड कराने का सिस्टम है, ये बंगाल फैमिन के बाद हमने शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने उस टाइम पे शुरू किया था जब बंगाल फैमिन हुआ था 1943 में। तो उस टाइम पे हमने लोगों को, जो बंगाल फैमिन से परेशान लोग हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये हमने सिस्टम शुरू किया था। बट उसको फिर जल्दी ही बंद कर दिया गया था, जैसे ही थोड़ी सिचुएशन बेटर हुई वैसे ही उसे बंद कर दिया गया। बट फिर से हमने इस सिस्टम को शुरू किया 1960s में, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, जब हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो उससे पहले हमने फिर से इस राशनिंग वाले सिस्टम को शुरू किया था। उस टाइम पे, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, बहुत ज्यादा शॉर्टेज आ गई थी फूड की, उस वजह से ये वापस से लोगों को फूड सस्ते दामों पे देने का सिस्टम शुरू किया गया था। उसके बाद हमने एनएसएसओ की रिपोर्ट देखी थी, कि जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ऑफ द इंडिया है, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से उसने एक रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि भुखमरी से जूझ रहे हैं, या फिर जिस ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा गरीब है, और धीरे धीरे करके हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। तो उस रिपोर्ट से हमें ये पता चला था। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए गए, ताकि गरीबी को और भुखमरी को टैकल किया जा सके। तो पहला प्रोग्राम था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि था फूड ग्रेन्स के लिए, लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराने के लिए। वैसे तो ये पहले से ही एग्जिस्ट करता था, पीडीएस सिस्टम पहले से ही था, बट उसको और ज्यादा इस रिपोर्ट के आने के बाद और ज्यादा उसको मजबूत किया गया। उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस था, इसको 1975 में शुरू किया गया था, और एक तरीके से बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराने के लिए था, कि इसमें बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी दी जाएगी, उनको हेल्थ केयर सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी, उनको खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों के लिए ये जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था, और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको शुरू किया गया था, एकदम मतलब ट्राई के बेसिस पे, कि चलो ट्राई करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो उस बेसिस पे आईसीडीएस को शुरू किया गया था। और तीसरा है फूड फॉर वर्क। तो फूड फॉर वर्क वाली जो स्कीम है, ये एक तरीके से ऐसे सिस्टम था कि जिसमें लोगों को काम दिया जा रहा था और वेज के बदले उनको फूड दिया जा रहा था, खाना दिया जा रहा था। तो इसके थ्रू भी लोगों को, ये जो फूड इनसिक्योरिटी से लोग जूझ रहे थे, उसको हेल्प करने की कोशिश की गई इनके थ्रू। अब ओवर द ईयर क्या हुआ है, बहुत सारे नए प्रोग्राम्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं गरीबी को हटाने के लिए। और इनमें से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि मोर स्पेसिफिकली सिर्फ खाने से रिलेट करते हैं। मतलब कि वैसे तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि गरीबी को हटाने के लिए की गई हैं, बट इस पूरे स्कीम्स में से, इन सारे प्रोग्राम्स में से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि एकदम पर्टिकुलरली फूड को एम कर रहे हैं, लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो एम कर रहे हैं। जैसे कि पीडीएस सिस्टम हो गया, मिड डे मील्स हो गया, और ये ऐसे एक तरीके से प्रोग्राम्स हैं जो पर्टिकुलरली किस पे फोकस कर रहे हैं, कि लोगों को खाना मिले। जैसे मिड डे मील में क्या है कि बच्चों को स्कूल में खाना प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल भी आए और उनको न्यूट्रिशियस खाना भी मिल पाए, एटलीस्ट एक टाइम का अच्छा खाना इंश्योर हो पाए। और पीडीएस सिस्टम के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि किस तरीके से लोगों को सस्ते दामों पर खाना प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जो दूसरी स्कीम्स है जो कि पॉवर्टी को हटाने के लिए लाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो वाली स्कीम्स भी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा में क्या है, वैसे तो वो किस लिए लाया गया है, गरीबी को हटाने के लिए, लोगों को काम दिया जाए, जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको कम से कम 100 दिन का काम जो है वो प्रोवाइड किया जाए, जिसके बदले उनको पैसा मिलेगा। बट मनरेगा से क्या हो रहा है, गरीबी तो हट रही है, बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है, फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो रही है, क्योंकि जब लोगों के पास काम होगा, उनके पास पैसा होगा, तो वो खाना खरीद के भी खा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो कि इनडायरेक्टली फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है। उसके बाद हमने करंट स्टेटस देखा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जिसमें कि हमने बेसिकली देखा कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। कि शुरू में जो पीडीएस सिस्टम था वो यूनिवर्सल था, सबके लिए था, कोई भी ऐसा येलो कार्ड या फिर बीपीएल कार्ड, इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं था। सारे लोग जो है वो पीडीएस की जो राशन शॉप्स हैं उनसे सामान खरीद सकते थे, और यहाँ पे प्राइस मेंशन किया हुआ है। बट उसके बाद रिवैम्ड पीडीएस आया, जो कि मतलब एकदम पर्टिकुलरली गांव वाले इलाकों को एम कर रहा था, कि जो बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उनको आगे लाने की हेल्प की गई, उनको बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली पीडीएस सिस्टम के थ्रू फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराने की
कोशिश की गई इसके थ्रू। और इसमें जो है फिर एक तरीके से एक लेवल रख दिया गया कि जो वॉल्यूम है वो 20 केजी फूड ग्रेन की रहेगी कि लोगों को इतना फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर टीपीडीएस आया, टारगेटेड पीडीएस सिस्टम। ये वाला ऐसा सिस्टम था जो कि पुअर एंड नॉन पुअर में डिफरेंशिएशन कर रहा था। इससे पहले जो पीडीएस एंड आरपीडीएस थे इसमें इस तरीके का कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। तो टीपीडीएस क्या करता है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए अलग प्राइस रखेगा और एपीएल मतलब कि अबव पॉवर्टी लाइन वालों के लिए अलग प्राइस रहेगा। उसके बाद एएवाई आया, मतलब जो अंत्योदय अन्य योजना है, इसमें एक और कैटेगरी जुड़ गई। टीपीडीएस में दो थी, बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल, ठीक है। बट एएवाई ने एक और कैटेगरी जोड़ दी जो कि थी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं इनमें भी जिनकी कंडीशन बहुत बुरी है उनके लिए आ गया एएवाई। और इसने क्या इंश्योर किया कि जो 35 केजी अनाज है वो हर महीने हर हाउस होल्ड को, हर घर को मिल सके। तो इस तरीके से यहाँ पे अनाज प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई। उसके बाद एपीएस था, अन्नपूर्णा स्कीम। ये किसके लिए था, ये जो गरीब लोग हैं उनमें भी जो सीनियर सिटीजन है, मतलब गरीब और बूढ़े लोगों के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और इसमें 10 केजी फूड ग्रेन का प्रावधान था। इसके साथ साथ इसके लिए कोई प्राइस नहीं था, एपीएस में कोई प्राइस नहीं था, फ्री बूढ़े गरीब लोगों के लिए ये खाना प्रोवाइड किया जा रहा था। उसके बाद आई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये जो एक्ट है ये किस लिए आया, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जो हाउस होल्ड है उनको फूड सिक्योर बनाया जा सके, तो उसके लिए ये आया था। फिर हमने अंत्योदय अन्य योजना को और डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से ये साल 2000 में आया था। और ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स को एम करता है कि मतलब जिनकी हालत सबसे ज्यादा बुरी है उन लोगों को ये एम करता है। और अब लगभग 2 करोड़ फैमिलीज को अंत्योदय अन्य योजना जो है वो हेल्प कर रही है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करके। अब ऊपर हमने क्या देखा कि किस तरीके से ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से ज्यादा लोगों को इसके अंदर लाने की कोशिश की गई और लोगों को फूड सिक्योर बनाने की कोशिश की गई। बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। बहुत सारे लोग जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मतलब हमारे जरूरत से ज्यादा बफर स्टॉक हमें देखने मिलता है कि जो हमारा बजट रहता है कि जितना हमने एम किया होता है उससे कहीं ज्यादा हमें जो स्टोर है, स्टॉक है, वो देखने मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे इस ग्राफ में देखा था कि जो रेड वाली लाइन है वो हमें बता रहा है कि बफर नॉर्म कितना है, कि मिनिमम हमें मतलब इतना बना के रखना है कि इतना हमें स्टॉक चाहिए, इससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। बट हमें देखने क्या मिल रहा है, इससे कहीं ज्यादा स्टॉक हमारे पास एक्चुअली है। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है, ये हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है और इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। स्टोरिंग के लिए अपना एक खर्चा आता है, जो अनाज है उनको सही से स्टोर करना, उनमें कोई कीड़ा ना लग जाए, उनको उनमें मतलब कोई खराबी ना आ जाए, इस चीज को पूरे को इंश्योर करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। तो क्योंकि इतना ज्यादा स्टॉक हो रहा है उसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि खाना सही से स्टोर नहीं हो पाता है, मतलब कि जो अनाज है उनको सही से स्टोर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा अनाज जो है वो खराब भी हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और एक तरफ तो हमारे पास इतने ज्यादा स्टॉक है, मतलब हमारी जरूरत से ज्यादा, बफर नॉर्म से कई गुना ज्यादा हमारे पास स्टॉक है, और वहीं आज भी बहुत सारे लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लोग इसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि बफर स्टॉक तो हमने बना लिया है बट एक्चुअली जो लोग हैं जिन तक ये खाना पहुंचना चाहिए वो सही तरीके से पहुंच ही नहीं रहा है। जो हमारी दुकानें हैं, राशन शॉप्स हैं, इनमें भी कई बार क्या होता है, इलीगल एक्टिविटीज होती है कि जो खाना गरीब लोगों को देने के लिए आया है, जो स्टॉक गरीब लोगों को पहुंचाने के लिए आया है, उसको क्या किया जाता है, उसको राशन शॉप वाले लोग मार्केट प्राइस पे बाहर बेच देते हैं। और जो गंदा खाना है, जो बहुत बेकार क्वालिटी का ग्रेन है, उसको गरीबों को देते हैं। तो मतलब इस तरीके से बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज या माल प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी हो रही हैं, जिसकी वजह से गरीब लोगों तक सही खाना नहीं पहुंच पा रहा है। और इसीलिए इतना ज्यादा स्टॉक होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो भूखे सो रहे हैं। फिर अब हमने यहाँ पे रीजंस देखे थे कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये जरूरत से ज्यादा बफर स्टॉक हो रहा है। तो उसका एक रीजन था ये एमएसपी की। एमएसपी क्या है, जैसा कि बताया आपको कि जो गवर्नमेंट है वो एक मिनिमम प्राइस जो है लोगों को बता देती है, फार्मर्स को ऑफर करती है कि हम आपको कम से कम इतना तो देंगे ही, इससे नीचे आपकी फसल नहीं बिकेगी। तो फार्मर्स को एक अश्योरेंस मिल जाती है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स जो है वो ऐसी क्रॉप से उगा रहे हैं, गेहूं और चावल ही उगा रहे हैं जिन पे एमएसपी मिल रही है, क्योंकि उनको एक तरीके से अश्योरेंस मिल गई कि अगर गेहूं और चावल उगाएंगे तो हमें कम से कम इतने रुपए तो मिल जाएंगे, इतना तो हमारी इनकम हो ही जाएगी। तो इस वजह से ज्यादा लोग फिर वो वाली क्रॉप्स उगा रहे हैं जिन पे एमएसपी मिल रही है, और इन क्रॉप्स का अब जो स्टॉक है वो बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसको सामान लेना पड़ेगा, वो इस तरीके से ना नहीं कर सकती कि भाई हम आपसे नहीं खरीदेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्योंकि इस चीज का स्टॉक होता होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो फार्मर्स हैं क्योंकि वो गेहूं और चावल ही उगा रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके पास ज्यादा सामान आ रहा है, वो ज्यादा प्रोक्योर कर रही है और जो स्टॉक्स है अब वो जरूरत से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कारण इसका ये भी है कि जो राशन शॉप्स हैं वो सामान बेच ही नहीं पा रही हैं। वहां पे जो लोग हैं वो गंदी क्वालिटी की वजह से, कई बार क्या हो रहा है कि क्योंकि जो राशन शॉप्स हैं वहां पे क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो रही है, जो अनाज है वो गंदा है, इस वजह से बहुत कम लोग राशन शॉप से सामान खरीदते हैं। और क्योंकि राशन शॉप से ही स्टॉक खाली नहीं हो पा रहा, तो जो बफर स्टॉक बना हुआ है वहां पे भी सामान खाली नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर राशन शॉप से सामान खत्म होगा तभी तो राशन शॉप जो है बफर स्टॉक के पास जाएगी और नया सामान लेने के लिए। बट क्योंकि राशन शॉप से ही सामान खत्म नहीं हुआ है तो वो बफर स्टॉक के पास क्यों जाएगी सामान और लेने के लिए। तो इस वजह से जो बफर स्टॉक है वहां पे सामान बढ़ता जा रहा है, वहां पे जो स्टॉक है फूड ग्रेन का वो बढ़ता जा रहा है। फिर लास्ट में हमने देखा था रोल ऑफ कॉपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी, जिसमें हमने समझा कि जो कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। क्योंकि कॉपरेटिव्स क्या करते हैं, ये बहुत ही सस्ते दामों पर लोगों को सामान प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। इसमें हमने मदर डेयरी का एग्जांपल देखा कि दिल्ली में किस तरीके से मदर डेयरी जो है वो एक फूड कॉर्पोरेशन सोसाइटी है, मतलब एक तरीके से वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है जो कि बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पे या फिर अफोर्डेबल प्राइसेस पे, ऐसे प्राइसेस जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं, उन प्राइसेस पर लोगों को मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इसके साथ साथ वेजिटेबल, ये सारी चीजें वो लोगों को प्रोवाइड करा रही हैं। फिर हमने तमिलनाडु का एग्जाम्पल भी देखा था किस तरीके से तमिलनाडु में जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको ज्यादातर जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही रन कर रही हैं। फिर हमने अमूल का एग्जाम्पल देखा था, अमूल किस तरीके से गुजरात में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लोगों को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड कराने के लिए। फिर हमने बात की थी महाराष्ट्र में किस तरीके से जो ग्रेन बैंक्स हैं उनको लाया जा रहा है। और ग्रेन बैंक्स क्या होते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है वैसे ही ग्रेन बैंक्स है, बट यहाँ पे पैसे की जगह लोग क्या जमा करते हैं, ग्रेन्स, अनाज को। तो यहाँ पे नॉर्मल अकाउंट की तरह ही, नॉर्मल बैंक्स की तरह ही पूरा एक अकाउंट खोला जाता है जिसमें मिनिमम कुछ ग्रेन जो है जमा करवाना पड़ता है और उसके बाद जो कोई पर्सन है अपना ग्रेन डिपॉजिट करा सकता है, ग्रेन को निकाल सकता है और कभी भी वो लोन भी ले सकता है। तो अगर उसके घर में खाना नहीं है, वो भूखा मर रहा है, तो वो ग्रेन बैंक्स में जाके अपने अकाउंट के हिसाब से वो लोन ले सकता है और बाद में उसको वो लोन ग्रेन के रूप में ही इंटरेस्ट सहित चुकाना पड़ेगा। मान लो उसने 5 kg अनाज जो है वो लोन के तौर पे लिया है, तो मान लो उसके बाद वो 5.5 kg कुछ महीने बाद उसको चुकाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से नॉर्मल कैश बैंक अकाउंट होते हैं, जैसा नॉर्मल बैंक्स काम करते हैं, वैसे ही ये ग्रेन बैंक्स भी काम करते हैं और ये एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं लोगों को फूड सिक्योर बनाने में। सो अब इनकी जो समरी है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। फूड सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन इज इंश्योर्ड इफ ऑल ऑफ इट्स सिटीजंस हैव इनफ न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल, all persons have the capacity to buy food of acceptable quality and there is no barrier, no access to food। तो इसमें क्या बोला है, तो इस वाले जो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनमें अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी की बात की है कि फूड सिक्योरिटी तब इंश्योर होगी जब लोगों के पास सही तरीके से खाना, न्यूट्रिशियस खाना अवेलेबल होगा और वो लोगों की कैपेसिटी में होगा, मतलब कि लोग उसको बाय कर सकते हैं, इतने प्राइसेस हों कि लोग उसको आसानी से बाय कर सकें और कोई भी उसके एक्सेस पे कोई बैरियर ना हो, मतलब कि वो इजीली एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा या खाना लेने के लिए उन्हें कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन या बैरियर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से जो खाना है फूड सिक्योरिटी को अगर इंश्योर करना है तो उसके लिए अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल होना चाहिए। The people living below the poverty line might be food insecure all the time, while better off people might also turn food insecure due to calamity और disaster। अब नॉर्मली जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं वो आमतौर पे हमेशा ही वो फूड इनसिक्योर रहते हैं, बट ऐसे लोग जो कि अबव पॉवर्टी लाइन है वो भी कभी कभी फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, तो उस टाइम पे जो अबव पॉवर्टी वाले लाइन वाले लोग हैं वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the worst affected groups are landless or land poor households in rural areas and people employed in ill-paid occupations and casual laborers engaged in seasonal activities in urban। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वैसे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फूड इनसिक्योर हैं, बट अगर हम मेजरली देखें
तो गांव वाले इलाके में ऐसे लोग फूड इनसिक्योर हैं जो कि बहुत ही या तो बहुत ही छोटी जमीन ओन करते हैं या फिर वो लैंडलेस है, वो अ, खुद की उनकी कोई जमीन नहीं है, वो दूसरों की जमीन पे जाके काम करते हैं। तो ऐसे लैंडलेस लेबरर्स और जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योर रहते हैं गांव वाले इलाकों में। और अगर अर्बन इलाकों की बात करें तो ऐसे लोग जो कि इल पेड ऑक्यूपेशंस में, मतलब ऐसे कामों में इंगेज्ड हैं जो कि बहुत कम पैसे देते हैं, जहां पे बहुत कम कमाई होती है, और इसके अलावा जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, ऐसे लोग, इल पेड ऑक्यूपेशंस वाले लोग, कैजुअल लेबरर्स, वो लोग अर्बन एरियाज में फूड इनसिक्योर रहते हैं। The food insecure people are disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with a high incidence of poverty, tribal and remote areas, regions more prone to disasters, etc. अब ये जो फूड इनसिक्योर लोग हैं, वो हमारे देश में बहुत ही ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली फैले हुए हैं। मतलब कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे तबके हैं सोसाइटी के जहां पे हमें बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग देखने मिलेंगे, वहीं कुछ ऐसे रीजन्स हैं या तबके हैं जहां पे इतने ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग नहीं हैं। अगर हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स की बात करें, ऐसे स्टेट्स, ऐसे राज्य जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब कि वहां पे या तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है या फिर वहां पे ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं, रिमोट एरियाज है, मतलब पिछड़े इलाके हैं, दूर दूर दराज वाले इलाके हैं, या फिर ऐसे इलाके जो कि बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स के खतरे में रहते हैं, जहां पे मान लो बाढ़ बहुत ज्यादा आने का खतरा रहता है, सुनामी आने का खतरा रहता है, तो नेचुरल डिजास्टर्स जहाँ पे आने का खतरा रहता है, तो ये सारे वो रीजन्स हैं जहां पे फूड इनसिक्योर लोग बहुत ज्यादा आपको देखने मिलेंगे। कौन से स्टेट जहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है, ट्राइबल, रिमोट एरियाज, रीजन्स जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर ज्यादा आते हैं, तो ये सारे इलाके वो हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योर लोग बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। फूड इंश्योर To ensure availability of food to all sections of society, the Indian government carefully designed food security system, which is composed of two components: buffer stock and public distribution system. अब हमारे देश में फूड इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि सारे जो सेक्शंस है वो फूड सिक्योर हो, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम जो है वो तैयार किया है, जिसके दो कंपोनेंट है, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। In addition to PDS, various poverty alleviation programs were also started, which comprised a component of food security. अब पीडीएस के अलावा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के अलावा, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने शुरू किए जो कि पॉवर्टी को हटाने के लिए हैं, जो कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, गरीबी को हटाने के लिए वो प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए गए हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि फूड सिक्योरिटी का कंपोनेंट भी रखते हैं, मतलब कि जो खाने की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं जो कि फूड की तरफ एम करते हैं, उनमें से कुछ प्रोग्राम्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गया, फूड फॉर वर्क हो गया, मिड डे मील्स हो गई, अंत्योदय अन्न योजना हो गई। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जो कि फूड की तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। In addition to the role of the government in ensuring food security, there are various cooperatives and NGOs also working intensively towards this direction. अब वैसे तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज निकाले हुए हैं कि वो इंश्योर कर सके कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी हो। बट इसके अलावा, मतलब गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो कि फूड सिक्योरिटी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या फिर यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 4, वो खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new chapter. Bye bye.